गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आषाढ़ का एक दिन नाटक हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने पेज नंबर 19 तक पढ़ा है और अब तक हम लोग ने पढ़ा है कि किस तरह से कालिदास जो है एक हिरण शावक को लेकर मल्लिका घर में आता है और उसके जख्मों की मरम्मत करता है। ठीक है, और उसी बीच में जो है दंतुल नाम का एक राजपुरुष वहाँ प्रवेश करता है जिसके कारण जो है वो हिरण शावक घायल हुआ है। और जो दंतुल जो है कालिदास से कहता है कि वो जो हिरण जो घायल हुआ है वो उसका शिकार है, उसने उसे मारा है, घायल किया है, तो वो उसकी वस्तु है, तो उसे कालिदास को उसे वापस कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन कालिदास कहता है कि यहाँ पर हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति जो है पशुओं का शिकार नहीं करता है और तो मैंने इसके प्राण बचाए हैं तो मैं इसे वापस तुम्हें नहीं दूंगा। तब इस बात काफ़ी विवाद में बजाता है। तभी जो है मल्लिका जो है सामने आती है और कहती है, मल्लिका बोलती है, दंतुल से बोलती है, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? तो मल्लिका जब दिखती है कि काफ़ी मैंने बहुत ही रुद्र व्यवहार जो है दंतुल जो है कालिदास से हाथ में कर रहा था, तो मल्लिका को ये उचित नहीं लगा। तब उसने क्या है दंतुल को रोकते हुए कहा कि तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं, तुम कितना गलत आरोप क्यों लगा रहे हो कालिदास पर? ठीक है, तो एक तो तुमने गलती की है, ऊपर से तुम उसे ही सुना रहे हो। दंतुल भी बोलता है, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हिरण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे वाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देगी। तो दंतुल बोलता है कि देवी मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये जो इस व्यक्ति के हाथ में जो हिरण का बच्चा है वो मेरे प्राण से आहत हुआ था, ये मेरी संपत्ति है और मेरी संपत्ति कोई दूसरा ले ले उसे मैं कैसे सह सकता हूँ। कालिदास, इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष, तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी ना माने। तब कालिदास बोलता है कि हमारे गांव में जो है यहाँ पर किसी भी पशु पक्षियों का हम लोग शिकार नहीं करते हैं और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम तो बाहर से आए हो, लेकिन इसलिए हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं, हम ये मानकर तुम्हें क्षमा कर रहे हैं कि तुम इस ग्राम के निवासी नहीं है और ये अपराध तुमसे जो है अनजाने में हुआ और ये तुम्हारे लिए इतना ही पर्याप्त है, इसके बदले में मैं तुमको हिरण शावक दे दूंगा, ये तुम कदापि भी ऐसा नहीं सोचना। दंतुल, मैं राजपुरुष के अपराध का निर्णय अब ग्रामवासी करेंगे। तो दंतुल बोले, अच्छा तुम बताओगे? बोले, मेरा अपराध क्या है? अब राजपुरुष को तुम बताओगे कि हम कैसे अपराध करते हैं? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्द भी जानते हैं। तब कालिदास बोलता है, हाँ, तो बोले कि शब्द और अर्थ राजपुरुष की संपत्ति, बोले कि अपराध की क्षमा करना केवल मैंने राजमहलों में ही होता है, गांव में नहीं होता है। आश्चर्य हुआ। बोले दंतुल, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी यह नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हिरण शावक मुझे दे दो। फिर दंतुल बोलता है कि मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करना है, तुम मेरा शिकार मुझे वापस कर दो। कालिदास को बोलता है, ठीक है, और मुझे जाना है यहाँ से। कालिदास, यह हिरण शावक इस पवित्र भूमि का संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पवित्र भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्थान पर। तो कालिदास बोलता है कि तुम जितना ही प्रयत्न कर लो ये हिरण शावक तुमको नहीं मिलेगा, कि ये हमारे गांव की संपत्ति है और मैं फिर से दोबारा इसे मरने के लिए तुम्हारे हाथ में सौंप नहीं सकता। तब कालिदास जो है मल्लिका को बोलते हैं कि मल्लिका, तुम हिरण शावक को ले जाओ और जाके तल्प मतलब बेड में जाकर सुला दो। अंबिका सहसा अंदर से आती है। तब अंबिका जो है अंदर के जो कमरे में थी वो बाहर की तरफ आती है। अंबिका, इस घर के तल्प और आस्तरण में बिस्तर, ठीक है, हिरण शावकों के लिए नहीं है। तो अंबिका बोलती है कि नहीं, मैं इस हिरण शावक को अपने घर में स्थान नहीं दूंगी, हमारे घर के बेड और जो बिस्तर है वो जानवरों के लिए नहीं है। मल्लिका, तुम देख रही हो माँ? तो मल्लिका बोलती, माँ देखो ये हिरण शावक कितना घायल है। ठीक है, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ, तल्प और अस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। तो अंबिका बोलती है, हमारे जो बिस्तर है वो मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो मल्लिका। तब कालिदास क्या करता है, वो हिरण शावक को मल्लिका के हाथ से ले लेता है, दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हिरण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त है। तो कालिदास बोलते हैं, रहने दो, ये मेरी बाहों में ही आराम करेगा, मैं इसे घर ले जाऊँगा। दंतुल, और राजपूत दंतुल तुम्हें ले जाते दिखेगा? तब दंतुल बोलता है, तुम मेरे सामने मेरे शिकार को लेके जाओगे और मैं तुम्हें चुपचाप देखता रहूँगा? कालिदास, या राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। तो बोले ये तुम्हारी समस्या है। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है
संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। तो दंतु बोलता है कि अच्छा तुम मुझसे उलझ रहे हो, तुम जानते नहीं हो कि तुम मैं कौन हूँ, ठीक है। तो कायदा बोला संभवतः, तो अच्छा संभवतः ठहरो राजपुरुष, मल्लिका बोलता है। मैं दोनों जो है आपस में लड़ने ही वाले होते हैं कि मल्लिका जो है मैंने उनको रोकती है। ठहरो राजपुरुष, हिरण शावक के लिए हट मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। तुम जो है केवल अपने अधिकार प्राप्त करना चाह रहे हो, लेकिन कायदा जो है उसके साथ में उसका हृदय जुड़ गया, वो उसकी भावना से जुड़ गया है। हिरण के बच्चों को बचाना ही और पशुओं के प्रति जो प्रेम है वो उससे जुड़ा हुआ है। तुम्हारे लिए केवल एक पशु है, लेकिन हमारे लिए यह पशु नहीं है, हमारे गाँव की संपत्ति भी है, ठीक है। कायदा निशस्त्र होते हुए तुम्हारी शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। तुम्हारे पास तो शस्त्र है, तुम तो तलवार निकालने वाले, लेकिन कायदास के पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो तुमसे लड़ने के लिए तैयार होंगे, इसलिए तुम इस तरह की गलती मत करो। दंतुल बोलता है कालिदास। तो जैसे ही कालिदास का नाम सामने आता है तो दंतुल आश्चर्यचकित हो जाता है, बोले इसी व्यक्ति की तलाश में तो मैं यहाँ पर आया था। बोले तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिससे हिरण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कभी कालिदास है? तो दंतुल फिर आश्चर्य से पूछता है कि देवी आप उसी कालिदास की बात कर रही है जो जिसके हाथ में हिरण शावक था, वो कालिदास है? तो मल्लिका बोले हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कालिदास को? तो मल्लिका बोलती अच्छा तुम क्या जानते हो कालिदास के बारे में? मैं क्या जानता हूँ, उज्जैनी के राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। भले हम उज्जैनी का जो हर एक व्यक्ति जो है उन्होंने जो ऋतु संहार जो काव्य लिखी है वो हमारे राज्य में काफ़ी विख्यात है और हर एक व्यक्ति जो है उनकी रचना से परिचित होकर उन्हें जानता है। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। मल्लिका भी सरप्राइज होकर बोलती है सब जानते बोले उज्जैनी में उसे। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उनकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। तो दंतुल उनको संदेशा देता है, मल्लिका को बताता है कि जो ऋतु संहार जो है हमारे उज्जैनी पढ़ा गया है, राजा जो है बहुत ही प्रसन्न है उस काव्य को पढ़कर। वो चाहते हैं कि कालिदास को वो हमारे राज्य का राज्य कवि बनाना चाहते हैं और उसी के सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। और आचार्य वारुरुचि भी जो है यहाँ पर उसी उद्देश्य से आए ताकि वो कालिदास को यहाँ से लेकर जाए। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो जाती है, उसको बहुत सरप्राइज होता है, इतना बड़ा सम्मान मिलने वाला है बोले कालिदास को। उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। मल्लिका बोलती है वो राजकवि का आसन उसको मिलने वाला है, मैंने उसको राजकवि मिल रहा है, राजा का राज्य कवि मिल रहा है, बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। फिर दंतुल जो है अपनी गलती को मानते हैं कि मैंने जो भी उनके साथ में व्यवहार किया है वो गलत था, मैं जाता हूँ और जाकर जो उनसे क्षमा मांगता हूँ। फिर वहाँ से जो है दंतुल जाता है, ठीक है। जो है फिर यहाँ पर मल्लिका तुमने सुना माँ? अब मल्लिका बहुत खुश होती है, बोले आज वो समय आ गया जब कालिदास को वो सम्मान मिलेगा और जितने भी गांव के लोग उन्हें नाकारा निकम्मा समझते हैं वो सब कुछ दूर हो जाएगा। मुझे पता था उनमें जो गुण है और जो उनकी जो काबिलियत है एक ना एक दिन जरूर बाहर में आएगी। तो ये सोचकर बहुत खुश होती है और इस बात को जो वो अपनी माँ से शेयर करती है। कौन? मल्लिका, ठीक है। तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, इसे शक्कर मिला दी है। तो अंबिका तो जो उसको जो अनदेखा करती है, ठीक है, उसकी बात को। तो अंबिका बोलती है तुम्हारे जो वस्त्र थे मैंने सूखने के लिए रख दिए हैं और जो थोड़ा दूध था उसमें शक्कर मिला दिया है। तो तुमने सुना नहीं माँ राजपुरुष क्या कह रहा है? मल्लिका फिर बोलती माँ तुमने सुना नहीं राजपुरुष क्या कह रहा था? दूध पी लो, आशा करती हूँ अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना, ठीक है। तो अंबिका बोलती है कि तुम दूध पियो और आराम करो और अब यहाँ पर कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो आतिथ्य मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूँ। तो मल्लिका बोलती माँ तुम अतिथि के बारे में मेहमान नवाजी की बात कर रही हो, मैं चाहती हूँ कि पूरे संसार के मेहमान नवाजी का। आज मैं बहुत खुश हूँ कि कालिदास को जो है इतना बड़ा सम्मान मिलने वाला है, वो जो राज्य कवि का स्थान मिलने वाला है। तो मैं इस दूध में नहला दूँ माँ, तो मैं इस दूध से नहला दूँ माँ? अंबिका मैं दूध से बहुत नहा चुकी है। अंबिका बोलती है कि तुम इस तरह की बचकानी हरकतें मत करो। मल्लिका तुम इतनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है और फिर भी तुम। तो मल्लिका भी बोलती माँ अब भी तुम्हारे मन में उनके प्रति क्रोध है, अब क्यों नहीं समझती है कि उनके अंदर जो गुण है वो कितने बहुमूल्य हैं। आज उनके गुणों से प्रभावित होकर ही उनको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, लेकिन फिर भी अंबिका जो है उसका मन जो है कालिदास के प्रति जो है जो घृणा भाव थी वो बना हुआ ही है।
अंबिका दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूँ, मैं जैसी निष्ठुर हूँ रहने दो। तो अंबिका बोलती है तुम दूध पियो और जाके मैं तुम्हारे बिस्तर लगा दो, तुम जाके आराम करो और मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दो। मल्लिका नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो, मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो। तो अंबिका बोलती माँ मैंने तो तुमको निष्ठुर नहीं कहा, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा तुम्हें। तो फिर अंबिका बोलती है कि नहीं तुमने नहीं कहा दूध पी लो, अच्छा बोले बात छोड़ो, तुम अपना खाना खाओ और तुम आराम करो। माँ तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो मुझे बहुत काम है। तो जैसे ही मल्लिका बोलती कि माँ तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी खुश हूँ, तो अंबिका बोलती है मुझे कुछ भी नहीं सोचना है कि तुम कितनी खुश हो कितनी खुश नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम है, तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। मल्लिका नहीं उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राज्य कवि का आसन प्राप्त होगा। बार बार जो है मल्लिका जो है अपनी माँ को समझाती है, बोलती है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो घृणा भाव उसके हृदय में कालिदास को लेकर है वो उचित नहीं है, आज उन्हें अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर के बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है। मल्लिका बोल रही है कि आज कालिदास को इतना सम्मान मिलने वाला है और इस तरह का सम्मान ना तो उसे अपने गांव में मिला, ना ही आसपास के लोगों से मिला है। बोले अब तो तुम विश्वास करती हो माँ मेरी भावना निराधार नहीं है, अब तो तुमको मुझ पर विश्वास है कि तुम्हारी बेटी जो है किसी गैर व्यक्ति को नहीं चुन सकती है। अंबिका मैं कह चुकी, मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो गई है। तो अंबिका बोल रही अभी मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ, ठीक है, अभी मैं सोचने और समझने की शक्ति में नहीं हूँ। मल्लिका क्यों माँ, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है, क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती। तो अब मल्लिका बोलती क्यों नहीं तुम उनके बारे में अच्छा सोच सकती, क्यों नहीं सोच सकती कि वो भी अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अंबिका बोलती है मेरी यह वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। तो बोले कि अब मेरी वो अवस्था नहीं, अब मैं सब वास्तविक देखती हूँ, ठीक है, जो वास्तविकता मेरे सामने है मैं उन्हीं को ही देखती हूँ और मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। मल्लिका और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है, तो तुम्हारी आंखें क्या देखती है, केवल उनके अंदर दोष देखती है, तुम उनके अंदर उन अच्छे गुणों को क्यों नहीं देखती। अंबिका जहाँ दोष है वहाँ अवश्य वह दोष देखती हूँ। तो अंबिका बोलती है जहाँ मुझे दोष देखना है वो अवश्य ही मुझे वहाँ दिखाई देते हैं, आज तो मुझे उनके अंदर कोई गुण दिखाई नहीं दिया कालिदास के अंदर और ना ही मुझे दिखाई देगा। मल्लिका तो उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है। अंबिका वह व्यक्ति आत्मसीमित है। तो अंबिका बोलती है, तो मल्लिका पूछती कि तुमको उसके अंदर क्या कमी दिखाई देती है, तुम्हें उनके अंदर ऐसा क्या दोष दिखाई देता है। तब अंबिका बोलती है कि वह व्यक्ति केवल आत्म केंद्रित है, आत्मसीमित मतलब केवल अपने बारे में सोचता है, उसे दूसरों के जीवन से कोई भी मतलब नहीं है। और इसी बात की सूचना मैं तुम्हें बार बार देती हूँ और बार बार समझाने का प्रयत्न करती हूँ कि एक दिन वो तुम्हारा साथ छोड़कर चल जाएगा, ठीक है। संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। मल्लिका इसलिए कि वेद मातुल की गोए ना हाँक कर बादलों से खोए रहते हैं। तो मल्लिका बोलती तुम इसलिए उनसे घृणा करती हो क्योंकि वो कुछ काम नहीं करते हैं। मातुल जो मामा मातुल है उसकी गायें को नहीं चराते हैं और ना ही किसी तरह के काम करते, केवल मेघों में बादलों में खोकर केवल रचनाएं करते, इसलिए तुम उनसे घृणा करती हो। मुझे मातुल से और उसकी गायों से प्रयोजन नहीं है। तो फिर अंबिका बोलती है मुझे मातुल और उसके गायों और कालिदास से कार्य से कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है, मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ, मैं केवल अपने घर की चिंता करती हूँ, अर्थात मुझे अपनी पुत्री की चिंता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का जीवन अच्छा हो, सुखमय हो, उसे एक अच्छा ऐसा वर मिले जो उसे जीवन भर जो है हर तरह का सुख सुविधाएं दे सके। बैठ जाओ माँ। तब मल्लिका बोलती माँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ, तुम आखिर चाहती क्या हो आज मुझे सुनना है। अंबिका मैं भी चाहती हूँ तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, यह भावना क्या है। मैं उसे कोई नाम नहीं देती परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता। तो अंबिका बोलती है यदि सचमुच वो तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारा जो उसके साथ भावना का संबंध है और तुम्हें वो अच्छी तरह समझता है तो कालिदास अब तक तुमसे वो विवाह क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं वो विवाह करना चाहता। तब अंबिका जो इस तरह के प्रश्न जो है मल्लिका के सामने रखती है और मल्लिका जो है इस प्रश्नों का उत्तर भी देती है, ठीक है। और वो क्या उत्तर देती है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज यहीं तक पेज नंबर 30 तक मैं आपको पढ़ाऊँगी, जो कि पेज नंबर 30 तक आपका पोर्शन है, आपको हाफ ईयरली में पढ़ना है। आई होप कि आपको नाटक समझ में आ रहा होगा। आज हम जो है मल्लिका, अंबिका और दंतुल के वार्तालाप को देखे हैं।
है। और ये जो घटनाएं जो है अब कालिदास के उज्जैनी जाने तक की होने वाली है, जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।